हेलो एवरीवन। आज हम एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज़ का मेज़रमेंट हम रेडियस के रूप में करते हैं और ये रेडियाई जो होती है, रेडियस और रेडियाई सिंगुलर और प्लूरल हैं। रेडियाई के फॉर्म में करते हैं। यदि हम एटम की साइज़ की बात करें तो वो हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी आयनिक, तीसरी मेटालिक और चौथी वॉन डेर वाल रेडियाई। तो एटॉमिक साइज़ को, किसी एटम की साइज़ को रेडियस के फॉर्म में मेज़र किया जाता है और ये कितने तरह की होती है आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक साइज़ का मतलब, हमने कहा कि हम रेडियस के बारे में बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज़ को मैं डिफ़ाइन करूँ तो कैसे डिफ़ाइन करूँगी? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and the outermost electron। हमने कहा कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जहाँ तक भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, तो हम कहेंगे यदि सेंटर से बाहर तक जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की डिस्टेंस उसकी क्या कहलाती है? एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। एटॉमिक साइज़ को हम एटॉमिक रेडियस के टर्म में मेज़र करते हैं। अब एटॉमिक साइज़ को हम रेडियस के फॉर्म में मेज़र करते हैं और रेडियस होती है 4 तरह की। तो हम यहाँ पर लेते हैं रेडियाई क्या चीज़ है, तो यहाँ लेते हैं हम रेडियाई क्या है। तो रेडियाई को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट आती है कोवेलेंट रेडियाई। सेकंड है आयोनिक रेडियाई। थर्ड है मेटालिक रेडियाई। और लास्ट और फोर्थ है वॉन डेर वाल रेडियाई। अब सभी रेडियाई को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्हें कैसे मेज़र किया जाता है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कोवेलेंट रेडियाई की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई ये कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। इट इज़ फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें ये मेज़र की जाती है। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं, इसीलिए हम रेडियाई भी 2 अलग अलग तरीके से मेज़र करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड 2 तरह के हैं, एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरे हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो उसी बेसिस पर रेडियाई भी 2 तरह से मेज़र की जाएगी। तो पहले कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। इनमें हम कोवेलेंट रेडियाई मेज़र करेंगे। और दूसरे होते हैं हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मतलब दोनों एटम सेम हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हाइड्रोजन, H2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा। हेट्रोडायटोमिक के एग्जाम्पल लें तो हम जिसमें 2 अलग अलग एटम्स हों, जैसे HBr, HCl कोवेलेंट कंपाउंड हो पर 2 अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ हो, तो हमने ले लिया HBr, HCl। ये अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं जो होमोडायटोमिक के हैं और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। चलिए अब हम मेज़रमेंट करते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो कैसे मेज़र की जाती है कोवेलेंट रेडियाई, उस पे आते हैं। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए
अब यदि जैसा हम नॉर्मली छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि ये न्यूक्लियस है, या जैसे मैंने पीछे ऊपर डायग्राम बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में न्यूक्लियस है और इससे आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस है, रियलिटी में इस तरीके से ऐसा कोई सिग्निफाई नहीं रहता कि यहाँ पर शेल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये कुछ एक 3 डायमेंशनल व्यू रहता है। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, माना कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर एकदम पास में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं किसी एटम में। और यदि मैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि एक दूसरा है, एक H का एक एटम है और दूसरा H का एटम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और इस तरीके से मैं जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और कुछ इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाती हूँ, जो कि ऐसा ही अरेंजमेंट उसके क्रिस्टलोग्राफिक व्यू में दिखाई देता है किसी एटम के। हम जो पढ़ते हैं कि एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर ऐसे शेल बने हुए हैं, एक्चुअल में ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। रियलिटी में वो क्रिस्टलोग्राफिक व्यू कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम यदि कहें कि माना कि ये 2 H के एटम मैंने बना लिया और ये दोनों H के एटम के इसकी हम कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, H2 हमारा होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मैं कहूँगी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सेंटर से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है, तो मैं कहूँगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि मैं R1 मेज़र कर लूँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं R2 मेज़र कर लूँ, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो पूरी टोटल डिस्टेंस यदि मैं मेज़र करूँ तो इस टोटल डिस्टेंस को मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। ये डिस्टेंस मैंने लिखी D। अब ये जो डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D कहलाती है R1 प्लस R2, मतलब फर्स्ट एटम की रेडियस और दूसरे एटम की रेडियस का एडिशन। यहाँ बाय चांस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो हमें पता है कि R1 और R2 इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ R1 इक्वल टू R2। यहाँ हमने लिखा R1 इक्वल टू R2, तो हमारे पास हो गया है D इक्वल टू 2R के बराबर मैं लिख सकती हूँ, या 2R1 लिख सकती हूँ। तो मैं लिख लेती हूँ, इन दोनों को हम R के बराबर मान लेते हैं, तो मैं लिखती हूँ D इक्वल टू R प्लस R, मतलब 2R हो गया। और इस तरीके से रेडियस यदि मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैंने D डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम 2 से डिवाइड कर दें तो एक एटम की रेडियस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम किसी एक एटम की रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका हुआ किसके लिए? होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब ये आते हैं हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल पे। यदि मॉलिक्यूल हीट्रोडायटोमिक है तो 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमें 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन ऐसी होगी जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, मतलब जो 2 एटम लिए हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग 0 हो। और दूसरा केस ऐसा है जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना हो। तो पहला केस ले लेते हैं हम, फर्स्ट केस व्हेन, फर्स्ट कंडीशन व्हेन, ये मैं बना रही हूँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काय बनाते हैं एक्स को थोड़ा सा मोड़ते हुए, काय इक्वल टू 0, डेल्टा काय इक्वल टू 0। ये क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि 0 हो तो फर्स्ट कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी में आते हैं व्हेन डेल्टा काय इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों के लिए अलग अलग तरह से मेजरमेंट किया जाता है, तो अब उसको अलग अलग मेजरमेंट कैसे करते हैं देखते हैं। पहला केस लेती हूँ मैं जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा पूछा जाता है जो कि होता है फॉस्फीन। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फीन, PH3।
फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन लगभग बराबर होती है, 2.1 के आसपास लगभग बराबर होती है। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसा ही केस ले लेंगे। हीटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, अब हमें पता है कि फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये फॉस्फोरस है, और थोड़ा छोटा एटम ले लेती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम थोड़ा छोटा साइज़ में बना दिया मैंने, ये हाइड्रोजन है। तो एक P ले लिया है और एक मैंने H ले लिया है, ऐसे 3 H होंगे। वैसे हम PH3 के बीच का बॉन्ड निकाल रहे हैं, तो एक P और एक H का बॉन्ड निकाल ले तो बाकी हमें पता चल जाएगा। तो मैंने P और H ले लिया। सेम ऐसे ही करेंगे दोनों के सेंटर से, ये दोनों के बीच के सेंटर लिए हमने, और इनके बीच की डिस्टेंस, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी D है। तो मैंने ले लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो मैं ये ले लेती हूँ रेडियस ऑफ फॉस्फोरस और दूसरी ले लेती हूँ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं लिखूँगी डिस्टेंस D इक्वल टू रेडियस ऑफ फॉस्फोरस प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हमें ये अलग अलग लिखना पड़ रहा है क्योंकि दोनों के साइज़ अलग अलग है। हाइड्रोजन के केस में दोनों की साइज़ सेम थी, तो हमने दोनों को R के इक्वल कर लिया था, जबकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की साइज़ में डिफरेंस है, इसलिए हम दोनों की रेडियस अलग अलग लिखेंगे, R ऑफ फॉस्फोरस प्लस R ऑफ हाइड्रोजन। अब मैंने लिख लिया कुछ इस तरीके से। तो अब हम लिख लेंगे कि यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सेम है, या सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए, यदि हमें क्वेश्चन में किसी की रेडियस दे दे, फॉर एग्जांपल आपसे कह दे कि डिस्टेंस बिटवीन द PH बॉन्ड इज 2.5 एंगस्ट्रॉम, ऐसा दिया हुआ है, और हाइड्रोजन की रेडियस दी हुई है, फॉस्फोरस की रेडियस पूछी है, तो आप क्या बोल दोगे कि रेडियस ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये ले लोगे RH डिवाइडेड बाय 2। तो यदि आपको फॉस्फोरस की रेडियस फाइंड आउट करनी है और आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है कि दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ इस तरीके से, PH3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दे दी है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की P और H की बॉन्ड लेंथ दे दी है आपको, तो ये बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया ये डिस्टेंस D दे के रखी हुई है। और अब आपसे पूछ रहा है कि R ऑफ P फाइंड आउट करिए यदि R ऑफ H गिवन है तो, ठीक। अब R ऑफ H यदि डायरेक्ट गिवन ना हो सकता है कि वो आपको ऐसा दे दे कि H2 मॉलिक्यूल की D दे दे, और जब H2 मॉलिक्यूल की D दे देगा तो आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड करके R ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लोगे, और R ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करके यहाँ वैल्यू रख दोगे, और यहाँ वैल्यू रख लिया और आपने निकाल लिया R ऑफ फॉस्फोरस। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो पहला केस हमने लिया कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। दूसरा केस लेते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं होता है, सेकंड केस। अब सेकंड केस को मैं नीचे बना देती हूँ, तो मैं सेकंड केस नीचे ले रही हूँ। सेकंड केस हम हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल का मैं ले रही हूँ, व्हेन डेल्टा काय इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको नीचे बना रही हूँ। तो व्हेन डेल्टा काय इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसके एग्जाम्पल हमें पता है क्या हो सकते हैं, H और F। जैसे H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन की होती है 4, मतलब डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है ना। 4 - 1 करें 2.1 करेंगे हम, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक। अब मान लेते हैं कि हम H और F की बात करें, तो H और F की बात करें तो ये H और F के बीच का बॉन्ड बना हुआ है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मैं कहूँ हाइड्रोजन की है 2.1 और फ्लोरीन की है 4, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है फ्लोरीन की तरफ, इसीलिए फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं हो पाता है, दोनों एटम के बीच का डिफरेंस 0 नहीं हो पाता, इसलिए हम डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ता है। तो इस समय हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, D इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं RH और H और F की बात करूँ तो मैं लिखूँगी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन माइनस
0.09 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मॉड है ये, मतलब जो वैल्यू, हमको साइन का ध्यान रखना, साइन को मेंशन नहीं करना है, आप कुछ भी हो, जो वैल्यू पॉजिटिव आए वही लिखनी है यहाँ पर। तो मॉड ऑफ फ्लोरीन और मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लिया। तो इस तरीके से ये दोनों किसके, ये इन दोनों, ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस के इक्वल हो गया। मतलब h और f के बीच की कोवेलेंट रेडियस जो h और f के बीच की डिस्टेंस है ये उसके बराबर हो गया। यहाँ पर XF या जो काय F लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो पाउलिंग स्केल से निकाली जाती है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं कि पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिया गया है, जैसे मैंने यहाँ बोला आपसे कि फ्लोरीन के लिए 4 है और हाइड्रोजन के लिए 2.1 है, ठीक। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही एंगस्ट्रॉम में होगी, डिस्टेंस भी, यदि कोवेलेंट रेडियस है तो वो भी। तो D ऑल आर इन एंगस्ट्रॉम, सभी को एंगस्ट्रॉम में मेज़र किया जाता है। और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको दे देगा H2 की, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल दे देगा H2 और उसकी D दे देगा और आपको R फाइंड आउट कर लेना है। और आपने यदि यहाँ R फाइंड आउट कर ली और कोवेलेंट रेडियस उसने दे दी, मतलब D दे दी आपको, आपने H फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको वो पाउलिंग स्केल से देगा और रेडियस ऑफ फ्लोरीन पूछे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा कि होमोडायटोमिक और हीटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट की जाती है। क्लियर। दूसरा अब हम लेते हैं आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस हम आयंस की मेज़र करते हैं। तो यदि मैं आयोनिक रेडियस, नेक्स्ट हेडिंग डालती हूँ, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई आयंस के लिए होती है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड्स में मेज़र की जाती है। तो हम लेंगे आयनिक रेडियाई के लिए, जैसे कैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl, एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, कैसे बना हुआ है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से, ठीक है। तो मैं लिखूंगी रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल टू D, मतलब आयनिक रेडियाई। तो इस समय हम इसका नाम क्या देंगे, आयोनिक रेडियाई, ठीक। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ ले ली जाती हैं तो उस समय आयनिक रेडियाई को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2022 एक PSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा था और 2024 में भी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं इसके, तो आपको रेडियाई फाइंड आउट करते आना चाहिए, ऑर्डर फाइंड आउट करते आना चाहिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो पहले ले लेती हूँ मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि A एक एटम है, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, -1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया इसमें से। जैसे ही हम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और ये पॉसिबिलिटी दूसरी है कि A क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब यदि आपसे कोई कहे कि A पॉजिटिव और A नेगेटिव, इनकी साइज़ का ऑर्डर फाइंड आउट करिए, तो आप साइज़ का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है। यदि मैं ऐसा कहूँ कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल A एटम को मैं एक एटम मान लेती हूँ जिसके पास प्रोटॉन का नंबर, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मैं मान लेती हूँ 11 है, एटॉमिक नंबर है इसका 11। यदि A का एटॉमिक नंबर 11 है तो मैं कहूँगी प्रोटॉन इसके पास 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 11 है।
अब ए जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर तो 11 है, पर यदि वो ए पॉजिटिव के फॉर्म में है तो उसके पास प्रोटॉन का नंबर तो 11 ही है, पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कितने, 10। अब तीसरा मैं लेती हूँ ए नेगेटिव, एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं, एटॉमिक नंबर तो हमारा 11 ही रहेगा, तो मैं कहूँगी कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर तो 11 रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया है तो मैं कहूँगी 11 से बढ़ के 12 हो गया है। ठीक, अब आपको साइज़ फाइंड आउट करना है, तो अब आप देखेंगे ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और 11 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पावरफुल तरीके से कौन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, सबसे पावरफुल तरीके से खींच लेगा ये 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खींचेगा तो साइज़ को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। इसका मतलब ए पॉजिटिव साइज़ में सबसे छोटा हो जाएगा, तो मैं साइज़ में सबसे छोटा बना देती हूँ ए पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं ए और ए नेगेटिव के पास। अब ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और यहाँ 11 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो इसका मतलब है कि 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना ज़्यादा आसान हो जाएगा 11 प्रोटॉन के लिए, तो हम कहेंगे कि ए की जो साइज़ है वो ए नेगेटिव की साइज़ से कंपैरिजन में छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अब मैं ले लेती हूँ ए की साइज़ छोटी हो गई, किससे, ए नेगेटिव से। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो नेगेटिव है उनकी साइज़ सबसे ज़्यादा और जो पॉजिटिव रहते हैं उनकी साइज़ सबसे कम होती है। ठीक, तो साइज़ के लिए हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं ऐसा लिख देती हूँ, साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस तरीके से हमें साइज़ के बारे में पता चल गया। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी साइज़ ज़्यादा होगी। तो ये कैसे हुआ कॉन्सेप्चुअली भी मैंने बताया, और ये एक फार्मूला आप याद रख लोगे कि साइज़ जो होती है, एक चीज़ याद रख लो कि साइज़ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि उसकी साइज़ उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा साइज़ से रिलेटेड बात। अब इसी में आती हूँ मैं आयंस में ही, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ यदि रहे तो मैं एक टर्म यूज़ कर रही हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ जो होती हैं, नाम से पता चल रहा है आइसो मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। तो मैं क्या लिखूँ, इसको डिफाइन करूँ, हैविंग सेम number of electrons, having same number of electrons। जैसे कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं नाइट्रोजन नेगेटिव, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पॉजिटिव। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 9। तो मैं लिखूँगी कि प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना है 8, इसके पास प्रोटॉन का नंबर कितना है 9। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 7 प्रोटॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो 7 एक और आ गया इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 8। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 के 8 ही रहेंगे। यहाँ प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन तो ले लिए हमने, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 9 होने चाहिए थे, पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब एक चला गया है, तो हो गया 8। तो अब आप देखिए कि सबके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, एटम भी अलग अलग हैं, उन पे चार्जेस भी अलग अलग हैं, पर उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो ये कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। अब हमें इनकी साइज़ फाइंड आउट करनी है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है आपको। देखिए 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और 9 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 8 ही है, तो वो ज़्यादा खींच लेगा तो साइज़ सबसे छोटा, तो पॉजिटिव की साइज़ सबसे छोटी, तो सबसे पीछे बना देते हैं। अब यहाँ देखिए 7 प्रोटॉन 8 को खींचे और 8 प्रोटॉन 8 को खींचे, तो 8 और 8 ज़्यादा को खींच लेगा, इसका मतलब इसकी साइज़ सेकेंड नंबर पे आ गई।
और सबसे बड़ी साइज़ होती है N नेगेटिव की। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो या नेगेटिव चार्ज वाले की साइज़ बड़ी, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिख दी। तो ये ऑर्डर हमने बना लिया किसका, साइज़ का। मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया और एक शॉर्ट ट्रिक्स भी कि हमें तुरंत सॉल्व करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि तुरंत कैसे सॉल्व करा। नेगेटिव चार्ज है तो हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज वाले की साइज़ सबसे ज़्यादा होती है। ये हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का केस। क्लियर। अब यदि हम, ये मैंने यहाँ पर पॉजिटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया था और न्यूट्रल भी ले लिया था, है ना। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर एक केस लेते हैं हम कॉपर का, जो पूछा जाता है बहुत बार। कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब आपको ध्यान रखना है कि अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट बता देती हूँ साइज़। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज़ उतनी छोटी हो जाएगी, तो उतनी छोटी साइज़ हो गई। इसका मतलब है कि Cu2 पॉजिटिव सबसे पीछे बना देते हैं साइज़ में, फिर Cu1 पॉजिटिव बना देते हैं और सबसे बड़ा बना देंगे Cu। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से साइज़ उतनी छोटी हो जाती है। क्लियर। तो यह है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में साइज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक एक्सेप्शन बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्सेप्शन। H नेगेटिव, मान लो कि मैं, अच्छा एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं आपको। F नेगेटिव, H नेगेटिव, मानो एक क्वेश्चन है, Br नेगेटिव, I नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इनकी साइज़ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए, ये हेलोजन दिख रही है, बस केवल एक हाइड्रोजन दिख रही है। अब हेलोजन का तो हमें पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज़ तो इंक्रीज़ होगी ही होगी, है ना। तो नेगेटिव चार्ज भी सब पे 1 1 है और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो इनको अरेंज करने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह देंगे अब हाइड्रोजन बचा, तो हमारे दिमाग में एकदम एक याद आती है कि हाइड्रोजन तो सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटी साइज़ तो H नेगेटिव की होगी, है ना। तो हम यदि ऑर्डर बनाएं तो हम ऑर्डर क्या बना लेंगे, एक्चुअल में ऑर्डर बना लेंगे कि I नेगेटिव की सबसे ज़्यादा, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव और सबसे छोटा हम बनाएंगे H नेगेटिव, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक। तो हमें ऐसा नहीं बनाना है। तो ये इसका ऑर्डर क्या रहता है वो देखिए, करेक्ट ऑर्डर रहता है इसका I नेगेटिव सबसे ज़्यादा, और I नेगेटिव के बाद में आ जाता है H नेगेटिव, और फिर आता है Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और फिर F नेगेटिव। मतलब H नेगेटिव की साइज़ केवल आयोडीन से छोटी है I नेगेटिव से, बाकी सबसे बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अब ऐसा कहा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा बोला जाता है कि H नेगेटिव के पास केवल एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जिसके कारण एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता और इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या है, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन रहता है इसका कि H नेगेटिव हैव ओनली 1 प्रोटॉन बट इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन। इसके कारण इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है। तो इतनी एक्सपांड हो जाती है कि ये Br नेगेटिव से भी बड़ा हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शनल है थोड़ा सा, ये याद रखना है हमें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और भी है, जो वॉन्डर वॉल रेडियाई और मेटालिक रेडियस में पूछा जाता है। तो मेटालिक रेडियस और वॉन्डर वॉल रेडियस, 2 रेडियस और रहती हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।